everyone, welcome to the channel Simplifying Science with Shilpa. So, how are you all? I hope you all are doing good and enjoying the festive season. So, we are here again with the same chapter, life processes. We have completed respiratory system in human beings also. So, first of all, digestion, then respiration, and third process is the transportation. So, first is digestion of food material, then respiration. What happens in respiration? In respiration, the food material is broken down into glucose, then pyruvate. Then pyruvate has three scenarios: lack of oxygen, presence of oxygen, absence of oxygen. Now, after respiration, transportation. Transportation of food material. Transportation. So, we'll start with a new topic, that is transportation today. So, take out your books, science book, NCERT, and open the topic transportation in human beings, page number 105. In old NCERT, page number 105. So, see, first of all, digestion. सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है विद वेरियस एंजाइम्स होते हैं. सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में. स्टार्च से सिंपल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवरी एमाइलेज. तो डाइजेशन सबसे पहले माउथ में होता है. और स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज. क्योंकि हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं? सलाइवरी एमाइलेज. स्टार्च इनटू सलाइवरी एमाइलेज इनटू सिंपल शुगर by salivary amylase. Salivary amylase is the enzyme here. Salivary amylase. उसके बाद फूड पाइप में जाता है खाना, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, फिर स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, एंड देन एक्सक्रीटेड आउट. What happens in respiration? The food is broken down with the help of oxygen using oxidizing reducing reactions. यहाँ पे होती है हमारी oxidizing reducing रिएक्शंस जो कि फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करती है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट, देन पायरुवेट के पास तीन सिनेरियोज होते हैं: लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उसके बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन. अब जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, अब वो डाइजेस्ट होता है ब्लड के थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है, तो वो मेनली ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है. लेकिन ऑक्सीजन के लिए कुछ पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हीमोग्लोबिन पिगमेंट रिक्वायर्ड होता है जिससे वो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वो उसी में सॉल्युबल होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है इजीली, तो वो इजीली हमारे ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो जाता है. So we have seen in the previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our body. ब्लड ही हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को लेके आता है. हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था ना, ह्यूमन बींग्स में ब्लड जितने भी सेल्स होते हैं सबसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है. कहाँ पे? एल्वियोलाई में, क्योंकि वो एक्सचेंज साइट होती है. देन CO2 बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है. जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑल ओवर द बॉडी. एंड ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखना है. ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है. ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड. इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू. इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ये क्वेश्चन है. क्योंकि ये सारे सेल्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू सब कुछ हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो फूड हो या ऑक्सीजन हो या वेस्ट मटेरियल हो, कुछ भी हो, हम ब्लड के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. अब देखो, ब्लड में हमारे बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. तो ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम है ना, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. प्लाज्मा, ये ब्लड का क्या होता है? फ्लूइड मीडियम होता है. ब्लड्स फ्लूइड मीडियम कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, फ्लूइड मीडियम. एंड प्लाज्मा के अंदर सारे सेल सस्पेंडेड होते हैं. कौन से? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये सारे सेल किस में होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं. सेल्स
like RBC, WBCs and platelets. इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है. RBCs हमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है. WBCs वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. जितने भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं उनसे फाइट करने का काम WBCs का होता है. प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करता है. जैसे जब डेंगू होता है तो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स कम हो गई, और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है. तो कोएगुलेशन का काम होता है प्लेटलेट्स का. WBCs दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड RBCs जितने भी हमारा ब्लड बनता है रेड ब्लड सेल्स उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं RBCs. सो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. क्यों कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है. हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फूड ऑल्सो. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पसेस. ऑक्सीजन के लिए एक पिगमेंट चाहिए होती है ना, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, RBCs में. तो ऑक्सीजन इससे ट्रांसपोर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा से. अगेन अ क्वेश्चन टू बी नोटेड, कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट होगी, प्लाज्मा से. ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होती है, RBCs से, क्योंकि ऑक्सीजन को एक पिगमेंट चाहिए होता है. Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. अब देखो, हमने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी ब्रेक डाउन हो गया, कॉम्प्लेक्स है सिंपल में भी ब्रेक डाउन हो गया, ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो गया, देन पायरूवेट में हो गया, फिर पायरूवेट से एनर्जी मिली. अब उसके बाद उसको हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है. तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट. हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन इन आवर ब्लड. हार्ट पंपिंग ऑर्गन. तो हार्ट के पास बहुत सारी नेटवर्क होते हैं, ब्लड वेसल्स के, टिश्यूज के, बहुत सारे सेल्स के नेटवर्क होते हैं जिसको पूरा हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. और हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन. हार्ट से ही सारा ब्लड पूरी बॉडी में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है. ब्लड के थ्रू फूड, ऑक्सीजन, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है. और अगर ये डैमेज हो सकता है तो हमें कोई रिपेयर सिस्टम भी चाहिए. डेली हमारे सेल्स रिपेयर करते हैं, डेली न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, कुछ सेल डैमेज होते हैं, कुछ रिपेयर होते हैं. तो आर पंप क्या कौन सा है, हार्ट. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ हार्ट ऑल्सो. सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आर फिस्ट. देखो, जितनी बड़ी हमारी फिस्ट होती है ना, ऐसे हमें अपनी फिस्ट को क्लोज करना होता है, थंब इनसाइड, और ऐसे क्लोज करना होता है. तो जितनी बड़ी हमारी फिस्ट होती है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है. तो साइज ऑफ हार्ट इज एज बिग एज आर फिस्ट. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. देखो, अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और दोनों ही ब्लड में मिक्स हो जाती हैं. तो हमारी बॉडी में ना डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं. बॉडी में नहीं, मेन हार्ट में हमारे डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. अब ये आप नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो. हम बहुत सिंपल डायग्राम बनाएंगे हार्ट का, बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करके हम पूरा समझेंगे कैसे हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे पंप करता है ब्लड को, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है. बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाएंगे हम, वो कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल एक बॉक्स बनाएंगे. आप अपनी सब नोटबुक में एक बॉक्स बनाइए सिंपल सा. इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड करिए. ये होते हैं 4 चैम्बर्स हार्ट के. 4 चैम्बर्स होते हैं. एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4. जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियम, आर्ट्रिया या आर्ट्रियम. एक को आर्ट्रिया बोलेंगे, 2 को आर्ट्रियम बोलेंगे. और नीचे वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स. अब सपोज करो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो इधर से अगर ब्लड आया तो ये इस वाले एट्रियम में जाएगा,
जब भी ब्लड आएगा, अब इसको ना एक बलून की तरह समझो, जब भी हम बलून के अंदर पानी भरते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। ऐसी जैसे यहाँ पे ना कोई भी ब्लड आया, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि ब्लड को स्पेस चाहिए ना, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये ब्लड ना यहाँ से नीचे भी तो जाएगा, तभी तो पूरी, फिर नीचे से ये पूरी बॉडी में जाता है। अब जब ये यहाँ से नीचे आएगा, 2 से 4 में आएगा, तो 2 को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तभी वो 4 में आएगा। तो पहले जब 2 में आया यानी कि आर्ट्रियम में आया, तो आर्ट्रियम एक्सपैंड होगा। अब जब वो 2 से 4 में जाएगा यानी वेंट्रिकल में जाएगा, तो आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तभी सारा ब्लड 4 में आएगा, फिर ये बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ओपन रहता है, अगर ये ओपन रहेगा तो मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। तो यहाँ पे ना कुछ वॉल्व्स होते हैं, VALVES, इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। ये प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड में, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो जब भी 2 में आएगा, 2 पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जब भी ब्लड को 2 से 4 में जाना होगा, पहले जब 2 में आया तो ये एक्सपैंड करेगा, जब 2 को 4 में जाना होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड यहाँ पे आ जाए, और ये जो होता है ये बंद हो जाएगा, वॉल्व। इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। इनके नाम होते हैं पर्टिकुलर, बट वो आपके सिलेबस में अभी गिवन नहीं है। बस इनका काम ये होता है बैक फ्लो ना हो ताकि ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। इनका मेन फंक्शन यही होता है, क्योंकि अगर बैक फ्लो हो जाएगा तो मिक्स हो जाएगा ना ब्लड, तो हमें मिक्सिंग नहीं करनी है। अब हम रीड करते हैं। Heart is a muscular organ which is as big as our fist because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. तो उसके different chambers होते हैं ताकि mixing ना हो. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. The oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. अब देखो, 2 चैम्बर्स हैं, एक जगह ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा। सपोज यहाँ पे CO2 रिच ब्लड आया, अगर यहाँ पे CO2 रिच ब्लड आया है, CO2, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड तो हम पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, इसका फिल्टरिंग होगी, यहाँ से CO2 रिमूव होगी। जब CO2 रिमूव हो जाएगी फिर से ये इधर वाले चैम्बर में जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, ये एट्रियम है, फिर ये वेंट्रिकल्स के पास आएगा, वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, बॉडी में। तो याद रखना, सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो पहले आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग, लंग में फिल्ट्रेशन, CO2 रिमूव होगी, फिर वो जाएगा दूसरी वाली आर्ट्रियम के पास, फिर वहां से वो जाएगा वेंट्रिकल में, फिर ये जो O2 रिच ब्लड है ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो पहले लंग्स के पास जाता है। तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि लंग्स के थ्रू आ रहा है वो कौन सी आर्ट्रियम में जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो ये कौन सी आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक में अंडरलाइन करिए और साइड में क्वेश्चन लगा के लिखिए। ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कहाँ पे जाता है, सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होती है। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब भी ब्लड आएगा तो वो रिलैक्स हो जाएगी यानी एक्सपैंड हो जाएगी। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। अब जब इसमें ब्लड आया ये रिलैक्स हो जाएगी यानी ये एक्सपैंड हो जाएगी। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और एक लाइन और लिखी थी एनसीईआरटी में कि ये होती है थिन वॉल्ड। तो याद रखिए, जो आर्ट्रियम होते हैं ना 1 और 2, ये थिन होते हैं, वेंट्रिकल्स हमेशा थिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट्रियम हमेशा थिन वॉल्ड होते हैं, वेंट्रिकल्स हमेशा थिक वॉल्ड होते हैं। क्वेश्चन टू बी नोटेड, आर्ट्रियम थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड, एंड वेंट्रिकल्स थिक होते हैं, वेंट्रिकल्स थिक। यस, तो ये पहले आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। फिर ये जो यहाँ पे वॉल्व होता है, पहले
किसी वॉल्व के थ्रू आएगा ना, क्योंकि ये तो सब क्लोज है, तो ये ओपन होता है, यहाँ से ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल में, फिर ये क्लोज हो जाते हैं वॉल्व। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड। While the next chamber, the left ventricle relaxes, so the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out of the body, out to the body. अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब यहाँ पे तो ब्लड फिल हो गया, अब इसको यहाँ से भी ब्लड को निकालना है, हमें बॉडी में भेजना है, तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड सारा अपनी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम वेन्स एंड आर्टरीज. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right side. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं. यहाँ पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड, CO2 रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ये कहाँ पे आ रहा है, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम. अब फिर से सेम प्रोसेस होगा, जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा तो राइट आर्ट्रियम रिलैक्स मोड में रहेगी. जब इसको ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी वो ब्लड नीचे फ्लो होगा, तो ये राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको तो हम बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर इसका फिल्ट्रेशन होगा, CO2 रिमूव होगा, फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी में सर्कुलेट होगा. तो ये प्रोसेस चलता है. तो ये है पूरा हार्ट का सर्कुलेशन. ये बहुत सिंपल डायग्राम से आप इजीली अपने रफ नोटबुक में या अपनी बुक में साइड में इस डायग्राम को बना सकते हैं. इससे आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसे आगे रीड करते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट एट्रियम. एज इट रिलैक्सेस, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. डायलेट्स, डायलेट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट. दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. अब ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है लंग्स में, ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन, या फिर CO2 रिमूव होती है लंग्स में. अब आप बोलोगे लंग्स में कैसे ऑक्सीजनेशन होगी, लंग्स में कैसे CO2 रिमूव होगी. याद है एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं लंग्स में. एल्वियोलाई का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 को रिमूव करना एंड ऑक्सीजन को अंदर लेना. तो इसीलिए लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है, CO2 रिमूवल होती है. कहाँ पे होती है ये भी लिख लिए, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई. Yes, so since ventricles have to pump blood into the various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. Valves ensure, valves देखो यहाँ पे लिखा है valves, VALVES लास्ट लाइन में, valves ensure that blood does not flow backwards when the arteria or ventricle relax. तो कितने सारे क्वेश्चन है इस छोटे से टॉपिक में, इस छोटे से पैराग्राफ में, सिर्फ इस पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में, दिस वन. कितने सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे कितने सारे क्वेश्चन हमें मिल गए हैं. देखो पहला क्वेश्चन, वॉल्स का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना बैक फ्लो को. वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम. डीऑक्सीजनेटेड राइट आर्ट्रियम. राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में. लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है. ऑक्सीजनेशन कैसे होगा, CO2 रिमूव होगी. वो कैसे होगा, एल्वियोलाई. एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, CO2 को रिमूव करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना. फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा. उसके बाद वन मोर क्वेश्चन, आर्ट्रियम्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं. आता है क्वेश्चन वाई वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स. वाई, because they have to transport the blood to the whole body. वेंट्रिकल्स को तो सिर्फ, आर्ट्रियम को तो सिर्फ ऊपर से नीचे भेजना है ब्लड, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भेजना है, तो वो थिन वॉल्ड हो सकती है. लेकिन वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, बहुत तेज प्रेशर लगता है यहाँ पे, इसीलिए ये थिक वॉल्ड होते हैं, बिकॉज दे हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द होल बॉडी. सो आई होप ये पूरा आपको क्लियर है, हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट का डायग्राम, कैसे कौन सी आर्ट्रियम है, कौन सी वेंट्रिकल है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया. ऐसा ही डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, एक रफ जगह बना लीजिए, जब भी रिवाइज करना हो इससे कर सकते हैं.
अब आता है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब देखो जो हमने यहाँ पे देखा था ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, उसके बारे में। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए चैम्बर्स होते हैं ताकि मिक्सिंग ना हो ब्लड की। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड्स में 3 मार्क्स में कि क्यों हमें सेपरेशन करने की ज़रूरत है, क्यों ब्लड को मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ताकि एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन की टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. और ऐसे एनिमल्स कौन से? एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, जिनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है और वो टॉलरेट कर सकते हैं कुछ मिक्सिंग को। तो देखो ऐसा नहीं है कि सब में मिक्सिंग नहीं होती, कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे जिनमें मिक्सिंग होती है। अब ये मिक्सिंग क्यों नहीं होती? ताकि ऑक्सीजन की हाईली एफिशिएंट सप्लाई होती रहे पूरी बॉडी में। अब क्यों? क्योंकि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है, तो उनमें तो हम मिक्सिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो सकती है। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ रहता है। इसीलिए देखो, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। तो जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वो ऐसा अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन से? एम्फीबियंस है या फिर कुछ रेप्टाइल्स हैं, और कुछ रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं जिनमें सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो उनका हार्ट कुछ इस तरह से हो सकता है, 3 चैम्बर्ड ही होता है, बस ऐसे होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। तो कैसे भी बस 3 चैम्बर्स बनाने हैं हमें, तो कैसे भी उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं है, बट बताया हुआ है कि कुछ एम्फीबियंस होते हैं और बर्ड्स होते हैं जिसमें मिक्सिंग हो सकती है टॉलरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब जैसे फिशेज़ हैं, उनका सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं सबके पास ही 4 चैम्बर्स हो। जो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है एनर्जी की एफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए, इसीलिए ये सेपरेशन होती है। तो कुछ हैं एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस में 3 चैम्बर्ड है, किस में 2 चैम्बर्ड है। 2 चैम्बर्ड किस में? फिशेज में। Fishes have only 2 chambers to their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passed directly to the rest of the body. जो भी oxygenated blood आता है वो गिल्स के पास जाता है और गिल्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। Thus blood goes only once through the heart in this fish during one cycle passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. अब ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड 2 टाइम्स आ रहा है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। पहले जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो वो लंग्स के पास जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी, फिर से ब्लड आएगा ना लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो बॉडी में जाता है। तो ये 2 बार आ रहा है ब्लड, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। लेकिन फिशेज में क्या है? फिशेज में सिर्फ 2 चैम्बर्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऐसे है कुछ, बस 2 ही चैम्बर्स है। यहाँ से ब्लड आएगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स में डीऑक्सीजनेशन होगी, फिर वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो देखो ब्लड तो एक ही बार आया ना, जो भी ब्लड आया वो एक ही बार आया, वो गिल्स के पास गया, गिल्स से पूरी बॉडी में गया। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड 2 बार आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड्स में पूछा गया है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, किस में होता है, एग्जाम्पल दीजिए। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, किस में होता है? तो ये होता है फिशेज में, और डबल सर्कुलेशन एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ये था पूरा हमारा सर्कुलेशन के बारे में, हार्ट के बारे में। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत लेंदी है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो गई है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक बचा है एक्सक्रीशन, बट ब्लड में भी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो एक काम करते हैं आज हम, अभी तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी बाकी है,
तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, आज हम ये कंप्लीट कर देते हैं जितना भी हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड वेसल्स वगैरह उन सबको भी। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द ट्यूब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो देखो दो तरह की होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती, दो तरह की ब्लड वेसल्स है पूरी बॉडी में। फर्स्ट है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स। आर्टरीज क्या करती है, हमारी बॉडी को दूर लेके जाती है हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। तो देखो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है पूरी बॉडी में वो कौन करेगा, आर्टरीज करेंगे। तो आर्टरीज दूर लेके जाती हैं ब्लड को हार्ट से। Since the blood emerges from the heart under the high pressure, the arteries have thick elastic walls. जैसे वेंट्रिकल्स की थिक वॉल्स होती है ना, ऐसी आर्टरीज की भी थिक वॉल्स होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब देखो जहाँ पे भी ये पॉइंट आ जाएगा कि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, उनकी थिक वॉल्स होगी, चाहे वो वेंट्रिकल्स हो या फिर वो आर्टरीज हो। आर्टरीज और आर्ट्रियम में कंफ्यूज मत होना। आर्ट्रियम होता है अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट और आर्टरीज होती है ब्लड वेसल्स जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that ensure that blood flows only in one direction. तो जल्दी से हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस बताती हूँ। और आई होप ये बहुत इजीली आपको समझ आ गया, डबल सर्कुलेशन और हार्ट की पूरी फंक्शनिंग, कैसे ब्लड कहाँ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि आपको नोट डाउन करने थे। आई होप आपने सब कर लिए हैं साथ साथ। अगर आप ऐसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को और हर चीज़ का फ्लो चार्ट बना के पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा। देखो आर्टरीज सबसे पहले, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज का काम क्या है, ये ब्लड को बॉडी से दूर लेके जाती हैं। आर्टरीज away from the heart, away from heart। तो देखो याद करने की भी ट्रिक बता देती हूँ। आर्टरीज ए से शुरू हो रहा है ना, और अवे भी ए से शुरू हो रहा है, तो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स क्या करती हैं, सारी ब्लड, सारे सेल्स से, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके आती है, टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। इसको लर्न करने की ट्रिक टीवी, टीवी से लर्न कर लो। एक ही याद कर लो, कोई भी। आर्टरीज से ए याद कर लो, अवे फ्रॉम द हार्ट, और टीवी वेन्स टुवर्ड्स हार्ट एंड आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट। अब आर्टरीज की क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं। थिक वॉल्स, थिक और इलास्टिक दोनों होती हैं। थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं, लेकिन वेन्स की थिन होती हैं। क्यों होती हैं आर्टरीज की थिक? क्योंकि वो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, और वेन्स पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट को वापस देते हैं। तो जब भी हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है तो वो बहुत अंडर हाई प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर हाई नहीं होता। जब वो हार्ट से जाएगा ब्लड पूरी बॉडी सेल्स में, तब वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। इसीलिए यहाँ पे थिक वॉल्स होती है, हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर। अब वेन्स के पास ना वॉल्स होते हैं। अब मैंने आपको ब्लड उसमें भी बताया था, हार्ट में भी वॉल्स होते हैं, तो वेन्स में भी ना वॉल्स होते हैं, VALVES। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। वी से याद कर लीजिए, वी टू प्रिवेंट बैक फ्लो। बस ये बैक फ्लो में ही काम आते हैं, ताकि बैक ना करे कुछ भी। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. अब आर्टरीज के अंदर ही कैपिलरीज आते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करेंगी। अब आर्टरीज जैसे जैसे हमारे ऑर्गन के पास जाती जाती है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सपोज ये कोई आर्टरी है और यहाँ पे कोई भी ऑर्गन है, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ताकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए उस ऑर्गन के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज ये सिर्फ 1 सेल थिक होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती है, सिर्फ 1 सेल थिक होती है, और इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ आर्टरी ओनली। कैपिलरी कोई अलग से वेसल नहीं है, ये उसी का पार्ट होती है। Exchange of material between blood and surrounding cells takes place through this thin wall.
द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। अभी कैपिलरीज मिलके क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं, जो कि फिर से ब्लड को वापस ऑर्गन से कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट में लेके जाएंगी। तो कैपिलरीज, जब बहुत सारी कैपिलरीज कंबाइन हो जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं। तो देखो एक तरह से कैपिलरी दोनों का ही पार्ट है। सबसे पहले जब ब्लड आ रहा है हार्ट से तो ब्लड को कौन लेके आ रहा है, आर्टरीज लेके आ रही हैं। आर्टरीज जब ऑर्गन के पास तक पहुंचती है तब तक वो आर्टरी डिवाइड होने लग जाती है बहुत ही थिन वॉल्स में, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए उस ऑर्गन के या फिर उस सेल के। तो जब वो वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन करती है तो ये सारी आर्टरीज मिलके क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं। ये सब मिलके क्या बनाती हैं, वेन्स बना लेती हैं। तो बेसिकली ये दोनों का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कैपिलरी आर्टरीज का पार्ट है या वेन्स का, ये दोनों का ही पार्ट होती हैं। द कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो ये वेन्स बना लेती हैं। तो ये था हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में। लास्ट टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को कोएगुलेट करना, कोएगुलेट करके रखना, ताकि ब्लड बहुत ज़्यादा बहे ना। जैसे कि कोई भी कट लग जाता है तो आप देखते हो कि थोड़े टाइम बाद वो कोएगुलेट हो जाता है, वहाँ पे बहुत थिक हो जाता है। लेकिन जब डेंगू होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है। इसीलिए अगर हल्का सा भी कट लगेगा तो सारा ब्लड बहुत जल्दी इजीली बह जाता है। तो यही फंक्शन होता है मेन प्लेटलेट्स का। हम रीड करते हैं, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। क्या होगा तब, थोड़ी टाइम बाद ब्लड रुक जाता है। Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to loss of pressure, which would lead the efficiency of the energy. अब देखो अगर सारा ब्लड बह जाएगा तो हमारे पास कुछ बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from 1 second. Yes. इट वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। तो अगर ब्लड फ्लो ही करता रहेगा तो पंपिंग सिस्टम यानी कि हार्ट की भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द बल्ब टू दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का फंक्शन होता है मेन, क्लॉटिंग या कोएगुलेट कुछ भी बोल सकते हैं। तो बस यही छोटा सा फंक्शन है, ये आ सकता है आपके 1 मार्कर में। नेक्स्ट होता है लिम्फ। अब देखो एक फ्लूइड तो था प्लाज्मा, ब्लड में था प्लाज्मा फ्लूइड जिसमें सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब एक और फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व था फूड मटेरियल की, ऑक्सीजन की, वेस्ट मटेरियल की, नाइट्रोजनस वेस्ट की, ऐसे ही लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड द थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। ये कहाँ है कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या थी, ये जब भी आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो वो कैपिलरीज बना लेती है। तो क्या बोल रहे हैं, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना कैपिलरीज की वॉल्स में, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. अब देखो ये जो कैपिलरीज है ना, इनमें कुछ होल्स प्रेजेंट है, कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन होल्स में से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल एस्केप कर जाते हैं इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड। अब इस कैपिलरीज में से ये बाहर तो हमारा सारा इंटरसेल्युलर स्पेस है ना, पूरा ब्लड वगैरह जितने भी सेल्स हैं ये सब स्पेस है। तो इसमें से क्या क्या निकलता है, 3 चीज़ें निकलेंगी। एक तो प्रोटीन्स निकलेगा, एक सबसे पहले प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल और ब्लड सेल्स। तो जब ये 3 चीज़ें बाहर निकल जाती हैं किससे, कैपिलरीज के जो छोटे छोटे होल्स हैं उसमें से जब प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल एस्केप कर जाते हैं यानी बाहर निकल जाते हैं, तो वो एक टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। दे फॉर्म इन द स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो ये जब बाहर आ जाते हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि इसमें अभी भी प्लाज्मा प्रेजेंट है। टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, LYMPH लिम्फ। तो बेसिकली लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है। जब भी कैपिलरीज के जो छोटे छोटे होल्स हैं उसमें से 3 चीज़ें बाहर निकलेंगी, पहला प्रोटीन, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा रेड ब्लड सेल्स, सॉरी ब्लड सेल्स, नॉट रेड ब्लड सेल्स
ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। जब भी ये तीनों बाहर एस्केप कर जाएंगे तो वो एक टिश्यू फ्लूइड बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। और लिम्फ का भी काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है ये भी। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस। ये भी सेम होता है प्लाज्मा की तरह, क्योंकि प्लाज्मा भी फ्लूइड है और लिम्फ भी फ्लूइड है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसमें कलर होता है लेकिन लिम्फ में कलर नहीं होता। एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, और इसमें कुछ कम प्रोटीन होता है, क्योंकि देखो ना इसी में से तो प्रोटीन निकल के बाहर आए हैं, उसी ने तो लिम्फ बनाया है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस which join to form a large lymph vessel that finally open into larger veins। तो लिम्फ भी कहाँ जाके ओपन होंगी, वेन्स में। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं इस लाइन में, लिम्फ ड्रेन होती है, यानी कि निकलती हैं, ड्रेन होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, इंटरसेल्युलर स्पेसेस बनाती है, जो जब सारी लिम्फ ज्वाइन हो जाएंगी तो वो क्या बना लेंगी, एक लिम्फेटिक वेसल बना लेंगी। और कहाँ पे जाके ओपन होती हैं, वेन्स में। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood। पर हम फंक्शन देखते हैं लिम्फ का। ये डिफरेंस तो क्लियर है आर्टरीज और वेन्स का, बहुत इजीली मैंने आपको बताया। ए से याद रखिए आर्टरीज अवे फ्रॉम द ब्लड एंड टीवी से याद रखिए वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। अब देखते हैं हम लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है, ये होता है टिश्यू फ्लूइड। और ये कैसे बनता है, जैसे ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में कुछ होल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, कैपिलरी है। इस कैपिलरी में कुछ होल्स प्रेजेंट है, इसमें से क्या क्या बाहर आएगा, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। जब ये तीनों बाहर आ जाते हैं एक स्पेस में, इंटरसेल्युलर स्पेस में, तो वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब देखो लिम्फ भी ना प्लाज्मा की तरह ही होता है, क्योंकि लिम्फ का भी मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लिम्फ और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है, लिम्फ और प्लाज्मा में डिफरेंस ये है, लिम्फ और प्लाज्मा हैज कलर एंड दिस इज कलरलेस। Lymph has less proteins and plasma has more proteins. And what is the similarity? That both helps in transportation, both are fluid. और lymph क्या क्या कैरी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है lymph का टॉपिक। बच्चों को इजीली समझ नहीं आता कि lymph होता क्या है, आज आपको क्लियर होगा। ये जो कैपिलरीज में होल्स होते हैं, इसमें से 3 चीज़ें बाहर आती हैं, वो एक इंटरसेल्युलर स्पेस में जब इकट्ठा होती है उसको हम बोलते हैं लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। सिमिलैरिटी दोनों में यही है, प्लाज्मा और लिम्फ में दोनों फ्लूइड होते हैं और दोनों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब लिम्फ का फंक्शन देखो, बहुत ध्यान से इसको आप अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए या लिखिए। लिम्फ क्या क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्या एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड एंड क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। Lymph carries, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइन। और ड्रेन क्या करता है, जितना भी एक्सेस में होता है ड्रेन कर देता है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में बैक इनटू द ब्लड। तो ये होता है मेनली लिम्फ का फंक्शन। और ये सारे लिम्फ ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। और ये फाइनली ओपन होते हैं लार्ज वेन्स में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिम्फ कहाँ पे ओपन होगा, लार्ज वेन्स में। 2 चीज़ें होती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। तो लिम्फ कहाँ ओपन होता है, ओपन इनटू वेन्स। अब इसको भी याद करने का तरीका है, एलवी ब्रांड पता है ना, तो एलवी लिम्फ कहाँ ओपन होगा, वेन्स में ओपन। तो ये होता है लिम्फ के बारे में। बस इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, इंटेस्टाइन से लेता है। और डिफरेंस क्या है लिम्फ और प्लाज्मा में, लिम्फ कलरलेस होता है, प्लाज्मा का कलर होता है। लिम्फ के पास कम प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा के साथ ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। और ये फॉर्म कैसे होता है, जब ये जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है कैपिलरी में, जब इनमें से क्या क्या एस्केप होगा, एक तो प्लाज्मा एस्केप होगा, एक प्रोटीन एस्केप होगा और एक ब्लड वेसल्स एस्केप होगी, तो वो क्या बना लेगा, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड।
तो ये था पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हमने आज हार्ट के बारे में पढ़ा, उसका पूरा फंक्शन देखा। आई होप आज आपको बिल्कुल क्लियर होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन में आज मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको हार्ट की फंक्शन अच्छे से समझ आई या नहीं आई, बहुत सिंपल लगा या नहीं लगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि बहुत ही सिंपल वे में आपको सब कुछ ईजिली समझाना। जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनको बहुत सिंपल वे में समझाना। आई होप आज आपको पूरा क्लियर हुआ हो। हार्ट का डायग्राम ऐसे ही बना सकते हो बॉक्स की फॉर्म में रफली, उससे आपको बहुत क्लियर हुआ। आज आपको सबको कमेंट्स में बताना, जिस जिसको ये टॉपिक क्लियर हुआ है सब यस बोलेंगे कमेंट्स में कि आपको क्लियर हो गया टॉपिक। लिम्फ का टॉपिक भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कैसे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, क्या फंक्शन होता है नॉल। तो कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। फिर लास्ट टॉपिक रह जाएगा एक्सक्रीशन। ये चैप्टर आई नो बहुत लेंदी है, तो इसमें बहुत सारा टाइम भी लग रहा है, बहुत वीडियोस बन रहे हैं, बट पेशेंटली आप बैठ के अगर सुनेंगे, बुक को खोलेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने इसीलिए ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। अब आप कमेंट्स में मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या स्टार्ट करना है, फिजिक्स स्टार्ट करनी है, केमिस्ट्री या बायो, तो वही हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।